डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। इसमें हम इसका अर्थ, प्रकार और सहसंबंध ज्ञात करने की जो विधि है कार्ल पियर्सन और स्पियरमैन का, उसका कंप्लीट उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसका अर्थ। तो जो सांख्यिकी में सहसंबंध के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि दो या दो से अधिक समंग श्रेणियों के जो चर मूल्य है, चर मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई भी चर यानी कि कोई भी तत्व या पदार्थ, जैसे कि आपका तापमान और वायु दाब या वर्षा वगैरह ले लिए, तो ये क्या है, चर है। अब इनके मूल्य, इसमें तापमान में वृद्धि या कमी होना, ये सभी उसके मूल्य को दर्शाता है। इन्हीं सभी के मध्य में जो पारस्परिक संबंध है या नहीं, ये ज्ञात करते हैं, वही क्या कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। यदि कोई पारस्परिक संबंध है तो उसमें उसकी दिशा क्या है, परिमाण क्या है, ये सभी इसके अंतर्गत ज्ञात करते हैं। यदि दो या दो से अधिक चर मूल्यों में वृद्धि या कमी हो तो दूसरे जो श्रेणी के चर मूल्य है उसमें वृद्धि या ह्रास दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस श्रेणी में क्या होता है, सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। जैसे कि तापमान में वृद्धि हो रहा है और वर्षा कम हो रहा है, तो तापमान में क्या है, तापमान तो वृद्धि है लेकिन वर्षा में कमी हो रहा है, तो ये क्या होगा, सहसंबंध का उसमें अभाव पाया जाएगा। और इसके विपरीत यदि एक श्रेणी के चर मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे श्रेणी के चर मूल्य भी प्रभावित होता है, जैसे कि तापमान अधिक है तो वर्षा भी अधिक हो रहा है, तो ये क्या है, क्या इसमें सहसंबंध की प्रभाव पाया जाता है, यानी कि सहसंबंध पाया जाता है। तो यह है सहसंबंध। अब सहसंबंध के प्रकार देखते हैं। सहसंबंध जो है दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक सहसंबंध और दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष सहसंबंध के नाम से भी जाना जाता है धनात्मक को, और ऋणात्मक को अप्रत्यक्ष सहसंबंध कहते हैं। तो चलिए देखते हैं धनात्मक या प्रत्यक्ष सहसंबंध क्या है। धनात्मक या प्रत्यक्ष सहसंबंध, जब एक श्रेणी के चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे श्रेणी के चर मूल्य में भी वृद्धि होती है, अथवा एक श्रेणी के चर मूल्य में कमी होने पर दूसरे श्रेणी के जो चर मूल्य है उसमें कमी आती है, तो इसे धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। यानी कि यदि तापमान में वृद्धि हो रही है और वर्षा में भी वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है, धनात्मक सहसंबंध है। और यदि तापमान में कमी हो रहा है और वर्षा में भी कमी हो रहा है, तो ये भी धनात्मक सहसंबंध है। यानी कि पहले चर मूल्य का दूसरे चर मूल्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए। उदाहरण पर यहाँ पर हम लिए हैं तापमान का। यदि तापमान अधिक होता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है, और वाष्पीकरण अधिक होता है तो वर्षा भी अधिक होता है। ये क्या है, धनात्मक सहसंबंध है। और यदि तापमान यदि कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा, और वाष्पीकरण कम होता है तो वर्षा भी कम होता है, तो ये क्या है, ये आपका धनात्मक सहसंबंध का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं ऋणात्मक सहसंबंध में, अप्रत्यक्ष सहसंबंध। इसमें क्या होता है, यह धनात्मक सहसंबंध की जस्ट विपरीत होता है। इसमें जो चर मूल्य है, इसमें चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे जो चर मूल्य है उसमें कमी होता है, या एक चर मूल्य की कमी होने पर दूसरे जो चर मूल्य है उसमें वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए तापमान जो लिए हैं उसमें जिस स्थान पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर क्या होता है, वायु दाब कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध है, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है और वायु दाब में कमी हो रहा है। जैसे कि भूमध्य रेखा को देखते हैं, भूमध्य रेखा में क्या होता है, तापमान अधिक होता है लेकिन वायु दाब क्या होता है, कम होता है, और ध्रुवों की ओर वायु दाब अधिक होता है और तापमान कम होता है। इसका कारण क्या होता है, यदि तापमान अधिक होता है तो वायु क्या हो जाता है, फैलकर ऊपर उड़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो यह है ऋणात्मक सहसंबंध। अब हम इसके परिणाम को देखते हैं, सहसंबंध के परिणाम कैसे ज्ञात करना होता है। तो सहसंबंध के परिणाम, सहसंबंध के परिणाम को सहसंबंध गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं। यह संबंध के अभाव में सहसंबंध गुणांक का मान शून्य रहता है, और यदि संबंध रहता है तो वो +1 रहता है, यानी कि शून्य से ऊपर रहता है। सहसंबंध होने पर इसका मान क्या होता है, +1 होता है, और तथा -1 के मध्य भी इसका मूल्य हो सकता है, यानी कि +1 और -1 के इन दोनों के मध्य रहता है, जीरो नहीं जाता, यानी कि शून्य नहीं जाता। +1 और -1 के मध्य ही इसका आंसर निकलेगा। सहसंबंध का मान यदि +1 होने की स्थिति में क्या होता है, ये पूरी तरीके से धनात्मक है, और -1 होती है तो ये क्या है, पूर्ण रूप से ऋणात्मक होता है, यानी कि उसके संबंध को दर्शाता है ये जो मान है वो। और कभी कभी जो सहसंबंध है उसको
सॉरी थोड़ा सा फ्लिप हो गया ये कभी कभी क्या होता है, जो सहसंबंध गुणांक है इसके शाब्दिक विवेचन में यानी कि शब्दों में प्रयोग करने के लिए इसको क्या करते हैं, उच्च मध्यम और निम्न शब्द का इसके लिए प्रयोग करते हैं। उच्च सहसंबंध, मध्यम सहसंबंध और निम्न सहसंबंध के नाम से। तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध, मध्य स्तरीय धनात्मक सहसंबंध और निम्न स्तरीय धनात्मक सहसंबंध गुणांक, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसमें जो उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है उसका मान कितना होना चाहिए, 0.75 से आपका 1 तक के होना चाहिए। इसके बाद है धनात्मक, मध्य स्तरीय धनात्मक सहसंबंध के मान कितना होना चाहिए, 0.2.5 से 0.7.5 तक होना चाहिए। इस प्रकार से इसका मान क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि उसका आंसर इतने के बीच में आना चाहिए। अब सहसंबंध ज्ञात करने की जो प्रमुख विधि है वो देखते हैं। तो सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख दो विधि है, एक है कार्ल पियर्सन की और एक है स्पीयरमैन की गुणांक विधि। तो सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि देखते हैं, इसके बाद स्पीयरमैन की सहसंबंध गुणांक विधि अध्ययन करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट करते चलिए यदि फाइल बनाना है तो। कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि, इसके अंतर्गत क्या होता है, दो समांग श्रेणियों के संबंध ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी विधियों में कार्ल पियर्सन की जो सहसंबंध गुणांक विधि है ये क्या है, सबसे उच्चतम मानी जाती है, यानी कि सर्वोत्तम माना जाता है। यह गुणांक समांतर माध्य और माध्य विचलन पर आधारित है तथा इसके संबंध में मात्रा और दिशा दोनों का भी ज्ञान होता है। तो ये क्या है, सबसे उपयुक्त विधि है सहसंबंध ज्ञात करने की। और जो कार्ल पियर्सन है इसके सहसंबंध ज्ञात करने के लिए इसमें सूत्र दिया हुआ है। ये दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, एक प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा है लघु विधि से। दोनों विधि से हम उसमें सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दिया है, ये प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है वो है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे सूत्र को। और ये लघु विधि का सूत्र दिया हुआ है, इसी सूत्र के आधार पर बनता है। अब आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल में। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसे स्क्रीनशॉट कीजिए पहले। आप स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे तभी ये ठीक से साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है सहसंबंध। इसकी क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें प्रश्न है, 10 छात्रों द्वारा लेखा एवं सांख्यिकी में प्राप्त अंकों के सहसंबंध में प्रत्यक्ष विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात करना है हमको। ये क्या है, ये छात्र की संख्या है 10 छात्र, ये है लेखा और ये है सांख्यिकी। अब इसको हम हल करना है, तो इसको क्या करते हैं, पहले वर्टिकल रूप में इसको व्यवस्थित करते हैं। ये देखिए इसमें हल है। पहले हम क्या किए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब पहले स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको हल कैसे किए हैं ये बताते हैं। तो ये देखिए, ये आपका 10 छात्रों का क्रमांक दिया हुआ है जिसे हम n मानते हैं। फिर क्या लेखा है, लेखा को x माने हैं, ये पूरा लेखा को हम यहाँ पास लिख दिए। इसके बाद विचलन निकाले हैं, तो विचलन में क्या करते हैं, d माइनस एक्स करते हैं इसमें। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक d निकालेंगे जिसमें उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, रुकिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पास देखिए इसको d कैसे निकालते हैं ये देखते हैं हम। इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए पहले, ये इसका आंसर है। ये इसमें आपका अंश निकाला गया है। इसके बाद d का स्क्वायर किया गया है, यानी कि ये जो है इसी का स्क्वायर, 16 का 16 से गुणा करेंगे तो इसका भी स्क्वायर आएगा। इसके बाद इसमें y दिया हुआ है,
यानी कि इसमें जो सेकेंड वाला दिया है यहाँ पास उसको दर्शाना है। इसमें ये वाला खंड सांख्यिकी को दर्शाना है। इसमें क्या निकालना है आपको, y निकालना है। तो y निकालने के क्या करना पड़ेगा, y माइनस एक्स करना है। तो आपको x कौन सा है, ये x है और ये आपका y है। तो इसको क्या करेंगे, जो y है और x है तो इसको घटाएंगे। तो हम 35 से 45 को घटाना है, इस प्रकार से उसको x और y निकालने हैं इसको। इसके बाद क्या करना है, इसको डी एक्स का वर्ग करना है हमें। इसके बाद डी एक्स इंटू डी वाई। तो जो डी एक्स निकला है और डी वाई निकला है, ये वाला और ये वाला, इसको क्या करेंगे हम, इसमें गुणा करते हैं तो इसका आंसर ये वाला निकलेगा। इसको हम अलग से वीडियो में आपको साफ समझाएंगे, इसमें फिलहाल इतना ही बता सकते हैं। फिर इसको हल किया गया है, ये देखिए यहाँ पास सूत्र के अकॉर्डिंग इसको फिर बना देना है आपको। नोट करने के बाद इसे अच्छे से देखना, फिर समझ में आ जाएगा ये कैसे किए हैं ये। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, इसमें 2 एग्जाम्पल लिए हैं हम। इसे भी स्क्रीनशॉट कीजिए, पहले क्वेश्चन को कीजिए, इसके बाद फिर ये है कार्ल पियर्सन का लघु विधि। इसके पश्चात है सेकेंड में स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। इसके द्वारा सहसंबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें जो चार्ल्स स्पीयरमैन नामक एक सांख्यिकी विद्वान है, ये इन्होंने व्यक्तिगत संबंध श्रेणियों के लिए पद मूल्यों को कोटियों के आधार पर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की जो सरल विधि प्रतिपादित की है, जिसको क्या कहा जाता है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि कहते हैं। यानी कि इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है, इसलिए कोटि अंतर विधि को स्पीयरमैन के नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रम में बांटा जाता है या स्थान देते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या किया जाता है, जो समंक श्रेणी है उनको विभिन्न पद मूल्यों पर उनके आकार एवं मान के अनुसार व्यवस्थापित कर देते हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार से उनको कोटि प्रदान कर देते हैं। इसके बाद सूत्र के माध्यम से सहसंबंध इसमें ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये सरल है आपके कार्ल पियर्सन से। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ही सरल है, इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। ये देखिए ये आपका x वाला है और ये वाला y है। तो ये आपका x श्रेणी यहाँ पास लिखा हुआ है, आपको इसमें एक मध्य मूल्य चुनना होता है और उसी मध्य मूल्य से इसको क्या करना होता है, इसको घटाना होता है। जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है, ये सूत्र है, इसे आप स्क्रीनशॉट कीजिए पहले हल वाला को, इसके बाद निकाल कर देखते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए इसमें कोटि देना है हमको, तो इसमें कोटि कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो कोटि में इसमें क्या किया गया है, जो पहले नंबर पे है यानी कि सबसे अधिक है उसको पहले नंबर दिया जाएगा। इसमें क्या है 58, ये सबसे अधिक है तो इसको 1 नंबर में दे दिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 98 है, इसके बाद है 92, तो ये क्या हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया। इसके बाद है 82, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। और सबसे लास्ट में क्या है, सबसे छोटा है 8, तो इसको 10वां नंबर दे दिया गया। इस प्रकार से इसे कोटि प्रदान की गई। इसी प्रकार आपको y को भी कोटि प्रदान करना है, सबसे अधिक है तो उसको पहले नंबर पर और सबसे कम है उसको 10वें नंबर पर, क्योंकि इसका कुल क्रम क्या है 10 है।
फिर है कोटि का अंतर। तो ये जो कोटि है और ये जो कोटि है इसका अंतर ज्ञात करना है आपको। कैसे? घटा करके 10 में आपको 3 को घटाना है तो वो कितना बन जाएगा? 7 बचेगा। इस प्रकार के दोनों से क्या करेंगे? आपको घटाते चलना है, यानी कि उसमें अंतर कितना है ये निकालना है। इसके बाद डी का वर्ग है, तो ये आपका क्या है? ये डी है, तो इसमें आपका डी का वर्ग करना पड़ेगा। तो 7 गुणित 7 करेंगे तो 49 आएगा। 0 गुणित 0 करेंगे तो आपको 0 हो जाता है। 3 गुणित 3 करेंगे तो 9 आता है। इस प्रकार से क्या करेंगे? ये जो डी श्रेणी है इसका वर्ग निकालना है आपको। तो ये सरल है उसके तुलना में। इसके बाद इसका कुल हल निकालने के बाद इसको सूत्र में परिवर्तित कर देना है। ये सूत्र है, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये जो डी वर्ग है वो यहाँ से लिए हैं और ये क्या है? 1 माइनस यहाँ पर 6 दिया हुआ है। इसको आपको सूत्र के हिसाब से फिरोना है। और एन क्या है आपका? ये कुल पदों की संख्या है एन। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद उसका सेकेंड टाइप है, ये देखिए स्फीयर एन का जो है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए पहले। तो ये हो गया कोरिलेशन कंप्लीट। कल हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी।